नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। और आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल वायु प्रदूषण का है। हालांकि ये सवाल पहले भी उठते रहे हैं, खासकर तब जब समस्या बिल्कुल सामने दिखती है बड़े शहरों में विशेषकर, और तब जब नए आंकड़े आते हैं। और एक और नए आंकड़े, नए रिपोर्ट भारत में वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई हमारे सामने है। ग्रीन पीस ने नए आंकड़े सामने रखे। हालांकि इससे पहले भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस तरह के आंकड़े रखे थे और हमारी अपनी एजेंसियां भी लगातार आगाह करती रहती हैं। लेकिन क्या बदलाव हुआ है और क्या नई चुनौतियां हैं, इस पे आज हम आमने सामने में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़ों को कि आखिर जो नए आंकड़े हैं, जो नई रिपोर्ट है, वो क्या कहती है। तो ये नई रिपोर्ट कहती है कि 12 लाख लोगों की हर साल मौत हो जाती है भारत में वायु प्रदूषण से, और इसमें दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। और ग्रीन पीस के माध्यम से ये बातें सामने आई है। और कई शहरों में हालत नाजुक है। ऐसा नहीं है कि जो छोटे शहर है वहां पे हालत जो है बेहतर है। मुख्य कारण बताया जा रहा है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल, जिसका बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। और खासकर उत्तर भारत ज्यादा प्रदूषित शहर के रूप में सामने आ रहा है। और ज्यादा प्रदूषण राजस्थान से लेकर गंगा के मैदानी इलाके से होते हुए पश्चिम बंगाल तक विशेष तौर पर इसका असर ज्यादा है वायु प्रदूषण का। और कहा यह भी जा रहा है कि 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों का हाल अगर देखा जाए तो जो PM10 का स्तर है वो काफी ज्यादा है, और कई बार ये काफी खतरनाक स्तर तक पहुंचा है। जो प्रमुख शहरों के नाम रिपोर्ट में लिए गए वो इस तरह से गाजियाबाद, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, फरीदाबाद, झरिया, रांची, पटना जैसे शहर हैं। तो बड़े शहरों के साथ साथ जो छोटे शहर वहां भी इस तरह की समस्या है। और वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या अब तंबाकू से होने वाली मौतों से कुछ ही कम है। तो एक पैमाना बनाने की कोशिश की गई है। और इस तरह के आंकड़े पहले भी हमारे सामने अलग अलग संस्थाओं की तरफ से आए। और 168 भारतीय शहरों में से एक भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप नहीं है। आखिर इसका क्या मतलब है और कितनी गंभीर बात ये सामने रखती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि 3% GDP जहरीली हवा के धुएं में घुल जाता है। या कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हमारी विकास की जो पूरी प्रक्रिया है, प्रदूषण उसे भी कहीं ना कहीं रोक रहा है। और अगर यह आंकड़ा 3% GDP के सामने इस रूप में सामने आता है तो निश्चित तौर पर यह गंभीर चिंतन पैदा करता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेरे साथ प्रोफेसर CK वार्ष्णेय, पर्यावरणविद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुरेश जैन हैं, टेरी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह के आंकड़े हैं वार्ष्णेय सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, हम जानते हैं इससे पहले ये आंकड़े हमारे सामने WHO के आंकड़ों के रूप में भी हमारे सामने, हमारी अपनी एजेंसियां भी सामने रखते हैं। जिस तरह से हमने पिछले नवंबर में देखा था, उसके बाद से अब तक इसमें काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है, खासकर दिल्ली जैसे शहर में। ये आंकड़े कितने चौंकाने वाले आपको लगते हैं, या जो एक आंकड़ों की जो श्रृंखला आती रही है उसी में बस एक कड़ी है? देखिए, जो हमारे आंकड़े लिए जा रहे हैं प्रदूषण के माप करने से, ये उन्हीं के ऊपर आधारित हैं। और ये इस बात को दर्शाते हैं कि पोल्यूशन की स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है और ये हमारे स्वास्थ्य और हमारी आर्थिक स्थिति को अब बहुत गंभीर तरीके से क्षति पहुंचा रही है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। करीब 3832 लोग प्रतिदिन प्रदूषण के कारण उनकी मृत्यु होती है, जिसको हम कहते हैं कि उनकी मृत्यु हेसन हो जाती है। और इस तरीके से पूरे साल में करीब 12 लाख लोगों की मृत्यु का अनुमान लगाया गया है। तो ये जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा है। और ये करीब करीब अगर हम देखें तो एक अनुमान ऐसा है कि भारत में जितनी संख्या में मृत्यु होती है प्रदूषण के कारण, और चाइना में जो होती है, वो विश्व की टोटल मृत्यु का करीब 50% के करीब है, जो पोल्यूशन के कारण होती है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और देखिए, उससे सारी बात यह है कि जो आपके स्वास्थ्य है और जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है, तो आपकी कार्य क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो आप दूसरी बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं। दूसरी बीमारी, यही मैं कहना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ एक ये भी बात है कि जो फ्लाइट की डिले होती है और जो टैक्सी और कारों का जो एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से कि जिसको हम कहते हैं विजिबिलिटी कम हो जाने की वजह से, तो इससे बहुत सारी समस्याएं और भी उत्पन्न हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से वो आंकड़े इसमें शामिल नहीं होंगे। नहीं, वो आंकड़े इसमें शामिल नहीं है। देखिए, अभी जब हम देखते हैं कि नवंबर 2016 में जो एक आपातकालीन स्थिति बनी थी, जिसमें कि प्रदूषण के जो माप स्तर था वो बहुत अत्यधिक था,
तो वहाँ पर अगर आप देखें तो स्कूल हमको बंद किए करने पड़े, हमको जो कंस्ट्रक्शन है जिसको हम निर्माण करते हैं वो बंद करना पड़ा, और कई सारी चीज़ें करनी पड़ी, पावर प्लांट को बंद करना पड़ा। तो इन सब का आर्थिक दृष्टि से और हमारे सामाजिक जो कार्यकलाप हैं उनके ऊपर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। अब समय आ गया है कि हमें मैं तो कहूँगा समय काफ़ी देर से आया हुआ है, लेकिन हम जाग नहीं रहे हैं, हम जाग नहीं रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस समस्या है, इसमें पूरे तरीके से प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। और इसमें एक चीज मैं और बता देता हूं, हम एक छोटी सी बात, कि इसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे मंत्रालयों के समन्वय की आवश्यकता है। जैसे जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर पावर और बिल्कुल कोल मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, और जिसके अंदर वो सड़क निर्माण मिनिस्ट्री है। तो जब तक इन सबको समझ के और एक जिनकी सम्मति नहीं बनेगी और एक नेशनल पॉलिसी नहीं बनेगी जो सिर्फ एनसीआर में ही नहीं सारे देश में, जिसका देश में, और आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि अब पूरे देश में स्थिति न सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में। सुरेश जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि जो ये अभी रिपोर्ट है ग्रीन पीस की, वो ये कहती है कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसी चीजें हैं। इससे पहले हमने एक चर्चा ये भी सुनी थी कि जो निर्माण कार्य में जो धूल है उसकी बड़ी भागीदारी है, 50% तक उसकी भागीदारी है। कैसे इसको आप समझाएंगे? देखो, ये बिल्कुल दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। जब हम बात करते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि ग्रीन पीस की रिपोर्ट ने बोला है कि 12 लाख लोगों का मरने का कारण वायु प्रदूषण है, तो आप देखेंगे कि उन्होंने एनालिसिस जो किया होगा वो PM 2.5 पार्टिकल को लेके किया होगा। ठीक है। और जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट और डस्ट और सस्पेंडेड वेस्ट, तो हम बात करते हैं PM 10 की। ठीक है। दोनों का सोर्स का अगर आप देखें तो जहाँ पे भी कंबस्शन इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे भी ईंधन का प्रयोग होगा और जहाँ हम उसको जलाएंगे, तो हम सीधे रूप में बात कर रहे हैं कि PM 2.5 जो कि उससे छोटा कण है PM 10 के कंपैरिजन में, तो उससे ज़्यादा मौत होने के मतलब वो ज़्यादा रिलीज होगा आपका फॉसिल फ्यूल से। लेकिन जब आप बात करते हो PM 10 की, तो अगर जैसे दिल्ली की बात करो या पूरे इंडिया की बात करो, तो उसमें कंट्रीब्यूशन, जैसे दिल्ली की अगर सोर्स अपॉर्चुनिटी स्टडी की आप बात करो, तो उसमें करीबन जैसे आपने बताया 50% भागीदारी कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन, डस्ट, ये सारी चीज़ें मिलके कंट्रीब्यूट करती हैं। तो दोनों के सोर्स अलग अलग हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि कितना किसका डैमेज होता है, जितने कण छोटे होते चले जाएंगे उतना ही वो डैमेज आपको ज़्यादा करते जाएंगे। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि इनकी रिपोर्ट 2.5 जो PM पार्टिकुलेट मैटर है उस पर आधारित है और शायद इसलिए इस तरह की तस्वीर है। लेकिन जिस तरह की चिंताएं जो पहले भी आती रही हैं और जिस तरह से कदम उठाए जाते रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट और इस तरह के जब आंकड़े सामने आते हैं, तो क्या जो हमारा तंत्र है वो ज़्यादा उस पर प्रतिक्रिया देता है या कुछ उसमें बदलाव आपको दिखता है? अगर आप देखेंगे, जैसे ही ये ग्रीन पीस की रिपोर्ट निकली थी, उससे अगले दिन या उसी दिन मेरे ख्याल से ये पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था, और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने ये बोला था कि 12 लाख लोग मरते हैं, जैसे कि ग्रीन पीस की रिपोर्ट ने बोला। लेकिन उनका डिस्कशन में एक और अच्छा पॉइंट ये आया कि वो कहते हैं कि इसका कोई सॉलिड प्रमाण नहीं है कि एयर पोल्यूशन इतना लोगों को मतलब डैमेज करता है या इतनी मौतें जो होती हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। हमारी अपनी जो स्टडी है वो किस तरफ इशारा नहीं, हमारी स्टडी में देखिए इसमें क्या है कि जो फंक्शंस हैं वो WHO ने बनाए हुए हैं, हमने कोई अलग से नए फंक्शंस नहीं बनाए हैं। हम ये करते हैं कि इतना एयर पोल्यूशन उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपको नंबर दे देता है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ठीक है, अगर हम ये कहें कि डिस्कशन की बात जो है, अगर आपकी जैसे सर ने बताया कि अगर हमारी चाहत है कुछ करने की, तो 12 लाख नहीं है, मान लो अगर हम कहते हैं 10 लाख होगी, 10 लाख नहीं है चलो 8 लाख होगी, लेकिन आप क्या करना चाहते हो ये बताइए, क्योंकि समस्या ये बहुत बड़ी है और ये अब इसमें आप जुटला नहीं सकते कि एयर पोल्यूशन की समस्या नहीं है। बिल्कुल। और हम जानते हैं कि खबरों में लगातार NGT से जुड़े जो अलग अलग फैसले हैं वो सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पे लगातार अलग अलग मामलों में अपनी बात, अपने फैसले देता रहा है, लेकिन हुआ क्या है और क्या इसके पीछे इच्छा शक्ति की कमी है जो पूरे तंत्र की, इस पे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद और आपकी सूर्य।
अगर कोई बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा है तो आप भी अपराधी हैं। मुझे मिला। मुझे मिला। मुझे भी मिला। और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आमने सामने में आज हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की, और जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं वो काफ़ी एक भयावह तस्वीर सामने रखते हैं। वाशुनी, अगर मैं जानना चाहूँ कि जिस तरह से इस पे जो हमारा पूरा सिस्टम है, जो सरकारें हैं वो काम कर रही है, वो इच्छा शक्ति और उसकी अगर हम बात करें तो एक खबर है कि पिछले 3 नवंबर को एक आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, राजस्थान के पर्यावरण सचिव शामिल हुए थे। उसके बाद कुछ उपायों की घोषणा की गई थी, जिसमें ईंट भट्टों को बंद करना, डीजल से चलने वाले जनरेटरों को नियंत्रित करना, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना और पुलिस को आदेश देना। लेकिन बाद में एक बात सामने आई कि जो सारे कदम थे ये सिर्फ सुझाव थे, दिशा निर्देश थे, इनको लागू करने की बाध्यता नहीं थी। ये क्या कोई मुद्दा है? बिल्कुल ये मुद्दा है, क्योंकि हमको तो एक राष्ट्रीय नीति बनानी पड़ेगी इसके ऊपर, जिससे कि ये सब लोग बाध्य हो जाएं, सारे राज्य और सारे महकमे और सारे और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से कि प्रदूषण के कारण बनते हैं, उन सब को उस हिसाब से चलना ज़रूरी है। तो ऐसा हमारे पास कुछ नहीं। जो भी आपके सुझाव थे और जो भी हम उन्होंने सजेस्ट किया, वो सिर्फ एक टेम्परेरी मेजर है, जिसको कहते हैं हम टेम्परेरी मेजर। इट्स नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। लेकिन वो भी लागू हुआ क्या? वो भी लागू नहीं हो पाए। दीज आर ऑल ओनली पैलिएटिव मेजर्स, क्यूरेटिव नहीं थे। मतलब ये ऐसे नहीं थे जो कि उस समस्या को जड़ से खत्म करने में सामर्थ्य रखते हों। तो ये ऐसे मुद्दे थे जो कि अगर एक बहुत ही आपातकालीन स्थिति आ गई है तो उस वक्त क्या रोकथाम उस वक्त की जा सके, तो इससे पोल्यूशन की समस्या नहीं हल हो सकती है। एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूं कि पोल्यूशन की एक दूसरी बड़ी समस्या है कि इसमें राज्यों को आपस में तालमेल मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वायुमंडल किसी एक प्रदेश का नहीं होता, किसी एक शहर का नहीं होता, ये एक जगह से दूसरी तरह
चलता रहता है। तो काफी सारे टाइम इसलिए आप एक राष्ट्रीय नीति की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय नीति की बात है। इसमें क्या होता है कि देखिए, पंजाब और हरियाणा में जिस वक्त फसल कटती है तो उसके बाद में वहां पर आग लगा दी जाती है ताकि अगले फसल के लिए खेत को तैयार करने में आसानी रहे। तो इससे जो ऑर्गेनिक मैटर को जलाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रीन बायोमास को जलाना, तो चाहे वो रोटी और खाना बनाने के लिए जलाया जाए या फिर बड़ी मात्रा में खेतों में जलाया जाए, या शहरों में आपने देखा होगा पत्तियां इकट्ठी करके, कूड़ा इकट्ठा करके जलाते हैं। और सर्दियों में तो खास तौर से अलाव भी जलता है, जिससे लोग अपनी सर्दी से बचाव करते हैं। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, और जो पीएम छोटे कण होते हैं, PM 2.5 और उससे भी छोटे कण जो 0.1 होते हैं, उनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो एक तो पेट्रोलियम से निकलता है जो जीवाणु की वजह से जो फ्यूल बनते हैं, और दूसरा जो हम ये फोडर और ये जो ग्रीन बायोमास जलाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारा प्रदूषण। सुरेश जी, हमने देखा है और लगातार खबरों में जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके फैसले आते रहते हैं। सरकारों को भी बहुत हमने सुना है कि झाड़ पड़ती रहती है, मंत्रालयों को तमाम तरह की बातें सामने आती हैं। क्या उनके भी जो फैसले होते हैं, उसके निर्देश होते हैं, वो लागू होते हैं, वो लागू हो रहे हैं? क्योंकि हमने पिछले दिनों कई इस तरह की खबरें सुनी। देखिए, अगर देखा जाए तो NGT के पीछे कुछ फैसले आए थे कि आप डीजल व्हीकल को बंद कर दो, या फिर कुछ पर्टिकुलर निर्देश दिए थे कि आप जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर एनवेलप का यूज़ करो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद उसको मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। क्या वाकई में जो वो फैसले किए गए थे, जो भी आदेश दिए गए थे, क्या उसका पालन उस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप देखेंगे कि कितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर या दिल्ली के आसपास शहरों में, तो कितने लोग उसको एनवेलप का यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे बहुत कम एग्जाम्पल होंगे जो कि उसका पालन करते हैं। या हो सकता है कुछ बड़ी कंपनियां थोड़ा अपने डर के उसके लिए कर लेती होंगी। लेकिन आप देखें कि डीजल व्हीकल की हैं, तो जब तक हम अच्छे एक स्ट्रेटेजी के साथ में नहीं करेंगे, बट डीजल व्हीकल ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? ठीक है, बिल्कुल। एक मेरे पास तक और खबर है जो ये कहती है कि वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 है, और उसके तहत अब तक एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा है वो ये हमें बताता है। तो हमारे पास शायद कुछ कानून हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट के स्तर पे, लागू होने के स्तर पे, उसमें क्या समस्या है? देखिए, वही समस्या तो वही है ना कि आपने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, मानक आपने बना रखे हैं, और मानक से कोई भी सोर्स अगर जाता है ऊपर, और आपके पास अब तो रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो IIT कानपुर की रिपोर्ट हो या सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी, चाहे वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हो, उसने ये भी बता दिया है कि कौन सा सोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आपके पास अभी इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। जैसे सर ने बोला कि एक नीति की जरूरत है, जैसे आपने बताया कि अभी बहुत सारे दूसरे स्टेट्स के लोग मिलके बात कर रहे हैं, तो ये तो पिछले साल भी बात हुई थी, जब हमने ओड इवन की बात की थी तब भी बात हुई थी। लेकिन बात के बाद आगे हुआ क्या है? तो इसका मतलब जो आपने बोला कि एक जो विल पावर है ना, वो कैसे आगे जाना, मतलब उसको लेके कैसे आगे जाना चाहते हो? ठीक है। देखिए, इसमें पॉलिटिकल विल और ब्यूरोक्रेटिक विल, दोनों का विल और कमिटमेंट की बहुत जरूरत है, जिसकी बहुत कमी है। कुछ कानूनी प्रावधान, क्या वो एक कानूनी प्रावधान एक तरफ है, लेकिन जब तक उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। नहीं, अभी क्या हमारे पास मजबूत कानूनी प्रावधान हैं या उसको और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है? देखिए, कानूनी प्रावधान तो हैं, हम उनको और ज्यादा भी मजबूत बना सकते हैं, लेकिन उन सबका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। एक मैं छोटा सा नमूना आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी ये तय हुआ था जब सड़क के ऊपर से जो कूड़ा उड़ता है, जो धूल उड़ती है, कि वो ऑटोमेटिक मशीन से उसकी सफाई होगी। आज तक वो नहीं हो पाई। वैक्यूम क्लीनर नहीं हो पाई। दूसरा ये कहा सड़क के किनारे जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको हम साफ कर देंगे, तो वो भी नहीं हो पाया। अब आप देखिए सड़कों के चारों तरफ कितना। तो अगर हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सलूशन बताते हैं, जो कदम बताते हैं, अगर उनको पूरी तरीके से पालन नहीं होगा, अगर उसके ऊपर पूरी तरीके से हमारा ध्यान नहीं रहेगा, तो मेरे ख्याल से समस्या सिर्फ ऐसे प्रावधानों को बताने से और केवल कानून को और सख्त करने से नहीं हो सकती। नहीं होगा। जो जीवाश्म ईंधन की हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर गाड़ियों की बात आएगी, और गाड़ियों में क्या तकनीक इस्तेमाल हो रहा है उसकी बात आएगी, किस तरह का ईंधन और कितनी प्योर, कितना साफ ईंधन इस्तेमाल हो रहा है उसकी बात आएगी। इस स्तर पे हम कहाँ हैं? क्योंकि हम बार बार सुनते हैं कि भारत स्टेज 3, 4, 5 तक हम पहुंचेंगे, 6 तक पहुंचेंगे, लेकिन इसको लेकर क्या समस्याएं हैं?
देखो, अगर देखा जाए तो जो ऑटोफ्यूल पॉलिसी की जो रिकमेंडेशन थी और उसमें जो समस्या दिखाई गई थी कि भाई जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके पास इतने अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स नहीं है कि जो वो व्हीकल्स को कैलिब्रेट कर पाए, जो कि भारत 6 जिसको हम बोलते हैं भारत 6 की स्टेज के ऊपर आते हैं। लेकिन रिफाइनरीज का जितना मैं जानता हूं कि रिफाइनरीज अपने तरीके से एग्री कर गई हैं कि वो अपना भारत 5 की क्वालिटी का ईंधन प्रोड्यूस करने के लिए। अब केवल ये है कि 6 का 5 को जंप करके वो 6 में जाने। 5 ईंधन का मतलब है नहीं, इसमें 2 चीजें समझने वाली है। ईंधन कहीं 6 पे नहीं जाने वाला है, ईंधन 5 की क्वालिटी का ही आएगा। जो बाकी जो चेंज होगा वो आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करेगी। जब आपका जहां पे इंजन में बर्न करता है और टेल पाइप से बाहर आता है, उन दोनों के बीच में जो रेट्रोफिटिंग होगा वो 6 वाला रोल प्ले करेगा। यानी कि अगर आप सल्फर के कंटेंट्स को 50 ppm से 10 ppm ले आते हैं तो आपका जो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर है या आपका सिलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर है वो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। मोटे तौर पे अगर मैं ऐसे समझूं कि गाड़ियों में जो बदलाव करने पड़ेंगे, उनके निर्माण में वहाँ बदलाव करना पड़ेगा, तो इसमें क्या समस्या? हम जानते हैं कि भारत ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति है, यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ बनती हैं, कई कंपनियाँ बनाती हैं, तो उनके बदलाव करने में क्या समस्या है? समस्या मतलब वही है कि इंडस्ट्री ये कहती है कि हमको टाइम चाहिए, लेकिन हम लोगों का मानना ये है कि जब यूरो इक्विवेलेंट 6 जब एमिशन स्टैंडर्ड्स बाहर किसी भी कंट्री में आ गया है और वही मैन्युफैक्चरर दूसरे कंट्री में दे रहा है और उनको ये पता नहीं था क्या पहले कि एक टाइम के बाद बाहर 3 के बाद 4 भी जाएंगे, 5 भी जाएंगे, 6 भी जाएंगे, तो दोनों तरफ से एक ये प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। और ये एक्सक्यूज करना कि भाई हम लोग नहीं दे पाएंगे, मेरे को लगता है ये एक्सक्यूज है, इसको बड़े आराम से किया जा सकता है अगर उनके अंदर चाहत है तो। इसमें एक छोटी सी बात है कि अगर हमारे पास में ये नया ज्यादा रिफाइंड और बढ़िया क्वालिटी का तेल आता है तो उसको पैन इंडिया हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो चलेंगी किसी दूसरे ईंधन से और ये चलेंगी किसी, तो इसके अंदर ये समस्या है। तो इसके लिए ठीक करने के लिए हमें नीति को बड़ी तेजी से और समझदारी से इसको चालू करना है, जिसमें कि ये जो डिले हो रही है इसके कारण ये है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो नीतिगत बदलाव और इसमें उद्योग जगत की भी एक बड़ी भूमिका है। आगे बात करें कि आम लोग कहां पे हैं और आम लोग किस तरह के वहां पे बदलाव की जरूरत है। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हैं? चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। उतार दे, छोड़ दो उसे, अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी, ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, न यहाँ न और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी। वो भी जुर्म था, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद और आपकी। सूर्य। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए।
सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम वायु प्रदूषण के गहराते संकट पे बात कर रहे हैं। वाशन जी, कार्यक्रम का हमारा लगभग आखिरी हिस्सा है। क्या आप देखते हैं कि इस तरह के जब आंकड़े बार बार सामने आते हैं और जब हम उपायों पे बातचीत करते हैं तो अभी फौरी तौर पे वो कौन सा कदम जो उठाना चाहिए? क्या कानून बनाना चाहिए, उद्योग जगत को सेंसिटाइज करना चाहिए, या जो आम लोग हैं उनको ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत महसूस? मेरे ख्याल से इन सभी चीज़ों के ऊपर हमको काम करने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो सरकारी तंत्र है और जो हमको एक पॉलिसी बनानी है उसके ऊपर हमको काम करना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा आवश्यक है कि हमारे पास में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या एक राष्ट्रव्यापी है और हर दिन ये बढ़ती चली जा रही है, साल दर साल ये बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। और इसका स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे जो इंडस्ट्री है वो बड़ा फायदा ले रही है। जैसे आपको मालूम है पर्सनल एयर प्यूरिफायर आ गए, लेकिन उनका कोई खास मतलब नहीं है। अभी आपने सुना कनॉट प्लेस में कुछ एयर प्यूरिफायर लगा दिए गए थे, तो ये इनसे वायु प्रदूषण के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। सुरेश जी, क्या आपकी आखिरी प्रतिक्रिया होगी अगर समाधान की तरफ हम देखें तो? देखो, समस्या का समाधान के बारे में सब लोग जानते हैं। जो अगर हम दिल्ली की अगर बात करें तो व्हीकुलर पोल्यूशन सबसे एक इम्पोर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी एक इम्पोर्टेंट है, डिफ्यूज बर्निंग जो हो रहा है। और आप देखेंगे कि पिछले साल के कंपैरिजन में अभी बात करें तो जहां पे आपके डंप साइट्स हैं, जिसको हम लैंडफिल बोलते हैं, वहां भी लोग उसको बर्न करने लगे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आम जनता वहां जाके बर्न करती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए जितने भी ये कॉमन मैकेनिज्म है, इसको बस इंप्लीमेंट करने की देर है। जी बिल्कुल, सबको पता है कि कैसे इसको कम करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद वाशन सर आपका और सुरेश जैन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि कई स्तरों पे एक साथ और तेजी से काम करने की जरूरत है। नीति के स्तर पे जहां पे सरकार की अपनी भूमिका है, उद्योगों में बदलाव के स्तर पे, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, और आम लोगों के स्तर पे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किस तरह से साधनों का इस्तेमाल करते हैं उसकी भी एक अपनी भूमिका है। फिलहाल आमने सामने में आज इतना ही। नमस्कार।